हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम हंट विद ज्योति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपका दोस्त जसवंत पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हड़प्पा संस्कृति, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको कहा गया। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसी को जाना गया। आइए हम थोड़ा इसकी चर्चा करते हैं और देखते हैं हड़प्पा संस्कृति से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं, कहाँ कहाँ पर इसकी खुदाई हुई, कौन कौन से तत्व मिले। छोटे छोटे शब्दों को पकड़ते हुए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे और मैप के थ्रू भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल ये वीडियो स्किप ना करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करें ताकि आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल है वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो जीएस पेपर 1 की सीरीज़ में हम आज आपके इस चैनल के थ्रू हड़प्पा संस्कृति को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी थोड़ी सी हम प्रस्तावना को लेकर बात करेंगे। पाकिस्तानी पंजाब स्थित हड़प्पा में कांस्य युगीन सभ्यता यानी नगरीय संस्कृति की एक महान खोज हुई। अब थोड़ा सा हमें इस पे डाउट होता है, हमें क्या इतिहासकारों को भी डाउट होता है कि क्या वैदिक पीरियड और हड़प्पा सभ्यता में क्या डिफरेंसेस रहे। क्या हड़प्पा सभ्यता वैदिक पीरियड के बाद की सभ्यता थी। इस बुक के अनुसार अगर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो वैदिक पीरियड के पहले की सभ्यता बताई जाती है। तो क्या अगर आप अपने तार्किक शब्दों में सोचने का प्रयास करें तो क्या पहले नगरीय सभ्यता होगी उसके बाद में ग्रामीण सभ्यता होगी, कि क्या पहले ग्रामीण सभ्यता होगी उसके बाद में नगरीय सभ्यता होगी। तो हम ये सोच पा रहे हैं कि इंसान सबसे पहले ग्रामीण विकास उसका होता है, फिर धीरे 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 वो नगर की तरफ बढ़ता है। तो अगर इतिहासकारों की बात सुने और थोड़ा सा तार्किक ढंग से सोचने का प्रयास करें तो इस पे मुझे थोड़ा डाउट लगता है कि मुझे लगता है कि ये सबसे पहले हड़प्पा कालीन सभ्यता ये बाद की सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक पीरियड था, वैदिक सभ्यता जो थी वो हड़प्पा कालीन सभ्यता के पहले की भी सभ्यता थी। तो आइए थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, इस डाउट को भी क्लियर करते हैं। कुछ वर्ड्स इसमें दिए गए हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको जानना आपको जरूरी है। पहला वर्ड है संस्कृति। संस्कृति क्या होता है? किसी समुदाय की जीवन की प्रणाली, दर्शन, आचरण, विश्वास आदि को संस्कृति कहा जाता है। यानी जीवन जीने के ढंग को आपके संस्कृति से उसकी तुलना की जाती है। आप किस प्रकार जीवन जीते हैं, आपके जीवन जीने की प्रणाली क्या है। और सभ्यता की अगर बात करें तो संस्कृति के विकास की अवस्था, संस्कृति आपकी सिस्टमेटिक नहीं हो सकती, लेकिन सभ्यता जो होगी आपकी वो आपकी सिस्टमेटिक होगी। कहते नहीं कि थोड़ा सभ्य बनने का प्रयास करो, यानी अभी तक आप जो काम कर रहे थे उसको एक मैनर में नहीं कर पा रहे थे, वो आपकी संस्कृति थी। आप खाना भी खा रहे हैं तो कहीं भी बैठ के खा ले रहे हैं, प्लेट में खा ले रहे हैं, या फिर कहीं भी किसी भी उसमें पत्तल में बैठ के खा ले रहे हैं, या किसी भी जगह पे आप बैठ के खाते हैं, या कोई भी काम करते हैं A to Z, तो वो आपके संस्कृति के अंतर्गत आती है। लेकिन वही खाना आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के एक रूटीन से खाते हैं, एक आपका मैनर होता है, तो वो आपकी कल्चर यानी सभ्यता कहलाती है, जो भौतिक तत्वों द्वारा अभिव्यक्त होती है। मोहरे क्या थी? सभी हम जानते हैं कि चिकनी मिट्टी के आयताकार पट्टियां जिनका प्रयोग सिंधवासी अपने सामान पर मोहर लगाने के लिए करते थे। आज के टाइम में भी हम मोहरे देखते हैं, कोई भी काम करने जाए तो आप स्टैंप लगवाते हैं कि ये उसके थ्रू करवाया गया है। तो उस टाइम भी अपनी पहचान बनाने के लिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था। टेराकोटा, टेराकोटा क्या था? पकी हुई मिट्टी के पात्र यानी बर्तन, खिलौने, मूर्तियां आज टेराकोटा कहलाती थी। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एक टॉपिक निकल के आ रहा है, नगरीयता बनाम नगरीकरण, यानी अर्बनिज्म वर्सेस अर्बनाइजेशंस। इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ये क्या चीज़ है आइए देखते हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार नगरीयता यानी सिटीजनशिप वह प्रक्रिया है, अर्बनाइज्म वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसंख्या का एक भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी नगरीय जीवन प्रणाली अपनाता है। इसके विपरीत नगरीकरण की बात करें तो यह सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण से नगरीय में परिवर्तन होता है, यानी गांव से
नगर क्षेत्र में विकसित होना नगरीय प्रक्रिया कहलाती, वही हम आपको पहले बता रहे थे। इस प्रक्रिया से कस्बों तथा नगरों में जनसंख्या वृद्धि तथा संकेंद्रण होने लगता है, यानी जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ में वहां के आसपास का माहौल जो होता है संकेंद्रित होने लगता है। अब राइज ऑफ अर्बनिज्म, अर्बन एरिया कैसे इसका उदय किया हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। लगभग 5000 ईसा पूर्व से भारत ईरान सीमा पर बस्तियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। ये अस्थायी कृषकों के ग्रामीण समुदाय थे जो निर्वाह के लिए गेहूं, जौ तथा अन्य फसलों की खेती करते थे। ये सभी लोग पत्थर, तांबे तथा कांसे से निर्मित उपकरणों का प्रयोग करते थे तथा उत्तम किस्म के चित्रित मृद भांड को मिट्टी का पात्र कहा गया, यानी बर्तन जो होता था मिट्टी का उसको मृद भांड कहा गया, ये लोग बनाते थे। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी यानी 4000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के मध्य में इसका अभ्युदय हुआ। इसी कारण इस सभ्यता को प्रारंभिक हड़प्पा या प्रारंभिक सिंधु संस्कृत कहा गया। जैसे जैसे मानव छोटे गांव में बसने लगा, उसकी आवश्यकता में वृद्धि होने लगी। उसके नए व्यवसाय जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, अधिशेष उत्पादन की अदला बदली होने लगी। व्यापार का विकास होने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रारंभ हो गया। छोटे गांव तथा बड़े गांव नगरों के रूप में विकसित होने लगे। यानी अब क्या हो रहा था, अब ये जो छोटे छोटे गांव थे नगर की तरफ बढ़ने लगे, इनमें विकास होने लगा। शिल्पकार तथा व्यापारी पड़ोसी क्षेत्रों से नगरों में विस्तार हेतु एकत्रित होने लगे, जिससे ये प्रमुख जो है नगर के रूप में उभर के सामने आए। व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए भाषा तथा लिपि का विकास हुआ। साथ ही जीवन को निश्चित करने, सामाजिक संगठन बनाने, सरकार की स्थापना करने आदि के लिए नियम या कानून बनने आवश्यक हो गए। यानी अब जो हो रहा था, कोई भी काम हो रहा था वो रूल के अकॉर्डिंग हो रहा था। वो संविधान को मानते, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते। एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये वाला नहीं, थोड़ा सा उनके माइंड में एक रूल फॉलो करने की एक विचार पनप रहा था। ऐसे अगर हम अर्ली सिविलाइजेशन की बात करें, प्रारंभिक सभ्यताएं क्या थी, तो प्रारंभिक सभ्यता इसके पहले की मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंध एवं हांगहो घाटी की प्रारंभिक सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। क्यों विकसित हुई? क्योंकि नदियों से विशाल जनसंख्या के पोषण हेतु बड़ी मात्रा में पेयजल, फसलें उगाने के लिए सिंचाई तथा जल परिवहन की सुविधाएं प्राप्त होती थी। इस नदी घाटी सभ्यताओं ने विश्व की प्रथम लिपि, पंचांग, अंक तथा कानून की संहिताएं प्रदान करी। इन्हीं सभ्यताओं ने मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंध एवं हांगहो घाटी की जितनी भी सभ्यताएं थी, इन्होंने ही हमें लिपि के बारे में ज्ञान कराया, पंचांग यानी जो आज के टाइम में हम लोग कैलेंडर देखते हैं, अंक तथा कानून की संहिताएं प्रदान करी। अब थोड़ा सा हम लेके चलेंगे आपको सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में हम थोड़ा सा लेकर चलेंगे आपको। 20वीं शताब्दी की बात थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम में पाकिस्तान में रेल लाइनें बिछाई जा रही थी। इन रेल लाइनों में एक जो ईंट की ज़रूरत पड़ती है, बीच में जो डाली जाती है, इसकी एक ज़रूरत पड़ी। तो लॉर्ड डलहौजी ने अपने मजदूरों से, आसपास होने वाले कामगीरों से कहा कि ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को एक ईंटों की, छोटी छोटी ईंटों बजड़ियों की आवश्यकता है। तो वही लाने के लिए उनको एक सुदूर स्थिति जगह पे उन्होंने उसको भेजा। इसके भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो सिंधु या हड़प्पा संस्कृति उन अनेक ताम्रपाषाण संस्कृतियों से पुरानी है जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है, लेकिन यह उन संस्कृतियों से अधिक विकसित है। इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप देश के वेस्टर्न इलाके में हुआ था। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा इसलिए क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में, 1921 में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम देख के चलेंगे। 1921 में, 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल में चला। सिंध के बहुत से स्थल प्राक हड़प्पे संस्कृत का केंद्रीय क्षेत्र बने। परिणाम स्वरूप वह संस्कृत परिपक्व होकर सिंध और पंजाब में शहरी सभ्यता के रूप में परिणित हुई।
इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात हो गया, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी शामिल थे। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का था, ट्रायंगल शेप में था। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 1,299,600 वर्ग किलोमीटर के आसपास था। अतः यह क्षेत्र पाकिस्तान से बड़ा तो था ही, बल्कि प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी निश्चय ही बड़ा है। कुछ ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दी में पूरे वर्ल्ड भर में किसी भी संस्कृत का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति से बड़ा नहीं था। यानी जो सबसे विकसित और सबसे बड़ी संस्कृति जो सामने हमारे आती है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। अब तक इस उप महादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2800, जो एकदम फैक्ट है इसको नोट करिएगा, 2800 स्थलों का पता लग चुका है। इनमें कुछ हड़प्पा संस्कृति की आरंभिक अवस्था के हैं, कुछ परिपक्व अवस्था के हैं और कुछ उत्तरावस्था के हैं। तो हुआ क्या था, थोड़ा सा हम देख के चलेंगे पीपीटी में कि 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में इतिहासकारों के भारत के उत्तर पश्चिम में लगभग 4500 वर्ष पूर्व एक प्राचीन सभ्यता के अस्तित्व का ज्ञान नहीं था। भारतीय पुरातत्व विभाग ने सन 1921 में पश्चिमी पंजाब, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर मांटगुमरी जिले में हड़प्पा स्थल की खोज हुई। सन 1922 में सिंध प्रांत, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर एक खंडहर नगर, जो कि मोहनजोदड़ो की खोज हुई। इसके बाद में आपकी जो सभ्यता आती है, यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया। मोहनजोदड़ो का भी विकास उस टाइम संभव हो पाया, जो कि रावी नदी के तट पर विकसित हुआ था। कालांतर में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे हुए किए गए उत्खनन तथा अनेक स्थल प्रकाश में आए। हड़प्पा संस्कृति पंजाब में सतलुज नदी पर, रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल, रंगपुर तथा राजदी, सिंध में आमरी तथा चन्हुदड़ो, हरियाणा में बनावली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर आदि में विकसित थी। इन सभी स्थलों पर प्राप्त खंडहर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के समतुल्य थे। आप लोग मैप के थ्रू देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैप के थ्रू आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी चिनाब नदी है, यहाँ पे आपकी हड़प्पा सभ्यता है जो पाकिस्तान वाला प्रांत बेल्ट पड़ता है। ये आपका पाकिस्तान क्षेत्र हो गया यहाँ से, और इसके बाद में इसी के आसपास ये मोहनजोदड़ो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे गुजरात वाला जो बेल्ट है, ये गुजरात वाला बेल्ट है जहाँ पे लोथल पड़ता है। इसी तरह ये पूरा ऑल ओवर इंडिया है। इंडिया में भी कई सारे स्थल पाए गए, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, कुछ अन्य स्थान पे है, जो कि जैसे गुजरात वाला बेल्ट पड़ता है। इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा भौगोलिक संरचना की और आपको और लेके चलते हैं, तो यहाँ पे कच्ची ईंटों के चबूतरे, सड़कों और मोरियों के अवशेष हड़प्पा कालीन सभ्यता के स्थल मिलते हैं। इन 6 स्थलों पर परिपक्व और उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। सुत कांगेडोर और सुरकोटदा के समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है। इन दोनों की विशेषता है एक एक नगर दुर्ग का होना। इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित धौलावीरा में भी एक किला है, और इस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ये तीनों अवस्थाएं राखीगढ़ी में भी मिलती हैं, जो घग्गर नदी पर हरियाणा में स्थित है, और धौलावीरा से ये बड़ा पड़ता है। उत्तर हड़प्पा अवस्था
गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजदी स्थलों पर पाई गई है। अब इनके नगर योजना और संरचनाओं की अगर हम बात करें तो हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी इसकी नगर योजना प्रणाली, यानी ये विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगर के अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उसमें निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगरों में भवन के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल जो कि ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे के समकोण बनाती हुई काटती थी और नगर अनेक खंडों में विभक्त था। यह बात सभी सिंध बस्तियों पर लागू थी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की विशेषता एक ही है कि दूसरा तो भवनों में भी प्रसिद्ध था। उनके स्मारक बतलाते हैं वहां के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में बहुत ही कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारतें देखकर सामान्य लोगों को यह भी लगता है कि उनके शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान हैं। मोहनजोदड़ो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार, जिसको स्विमिंग पूल बोला गया, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। अगर क्वेश्चंस आता है कि विशाल स्नानागार कहाँ का स्थल है तो आप लोग का जवाब होगा मोहनजोदड़ो। यह ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं, जैसा कि हम इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये था भैया स्विमिंग पूल, आपका बाकायदा स्विमिंग पूल था ये। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ ईंटों से घिरा हुआ है, जीने से उतरने का भी स्थान है और यहाँ पे पानी रहता था, यहीं पे लोग स्नान किया करते थे। और ये आपका जीना है, आप देख रहे हैं, यहीं से आराम से इंसान उतरकर भरपूर यहाँ आनंद उठाता था और गर्मियों में अक्सर यहीं पर जो है लोग नहाया करते थे। आगे आपको हम ले चलते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मोहनजोदड़ो में एक आयताकार तालाब था, यानी स्नानागार था, जो कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के तालाबों जैसा था। ये लगभग 12 मीटर लंबा, ये क्वेश्चंस देख लेंगे आप, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा था। इसके दोनों ओर तालाब में उतरने के लिए पक्की ईंटों से निर्मित सीढ़ियाँ थी। इसकी सफाई नियमित रूप से की जाती थी। स्नानागार के चारों ओर वस्त्र बदलने के लिए छोटे छोटे कमरे भी थे। वाह भाई, संभवतः धार्मिक अवसरों पर सामूहिक स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, यानी कोई फंक्शन होता था तो इसमें सामूहिक स्नान करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। अब वहाँ के मकान कैसे थे, थोड़ा सा हम इसको देखेंगे। वहाँ के मकान जो थे वो अधिकांश लोग नगर के निचले भाग में रहते थे। मकान 1 या 2 मंजिले तथा ईंटों, लकड़ी तथा पत्थर से निर्मित होते थे। प्रत्येक मकान में 2 या 3 रिहायशी कमरे, स्नान घर, रसोई यानी किचन वगैरह की भी व्यवस्था थी। एक आंगन तथा कुआं होता था, यानी वहाँ पर कुआं की भी व्यवस्था थी। आगे आइए देखते हैं क्या था। अब कला, शिल्प और स्थापत्य कला के बारे में, यानी आर्ट, क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो पहला इनकी नीति थी बर्तन निर्माण कला, पोएट्री। सिंधवासी बर्तन निर्माण कला में बहुत निपुण थे। वे चमकीले तथा रंगीन मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वो चमकीली तथा रंगीन मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब इनकी चित्रकला की बात करें तो सिंधवासी चित्रकला के बहुत शौकीन थे। वे मिट्टी के बर्तनों पर पक्षी, जानवर, इंसान तथा ज्यामितीय डिजाइन यानी 3D डिजाइन भी करते थे। नक्काशी की बात करें, आर्ट ऑफ कार्विंग की, तो सिंधवासी मोहरों पर कूबे यानी कूब वाले सांड, भैंस, बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी तथा अनेक देवी देवताओं के चित्र उकेरते थे। धातु कला की अगर हम बात करें
तो धातु कला में, मेटल कास्टिंग में सिंधवासी उसमें भी बहुत ज़्यादा निपुण थे। वे अपने कांसे के उपकरण, हथियार, मूर्तियां बनाते रहते थे। मोहनजोदड़ो में नृत्य का मुद्रा में प्रांत एक कांस्य मूर्ति धातु कला का उत्कृष्ट नमूना है। यानी यहाँ पर क्या था, एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, जो कि आप यहाँ पे इस चित्र में देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये कांसे की एक मूर्ति थी, ठीक है, जो कि एक डांसर यानी नृत्य के रूप में दिखाई पड़ती है। ये यहाँ के बर्तन थे, मृदभांड जिसको कहते हैं। बाकायदा इन पे नक्काशी होती थी, और ये बर्तन खाने में भी यूज़ किए जाते थे और पीने के लिए भी यूज़ किए जाते थे। अब आगे हम आपको लेके चलते हैं, मोहरे बनाने का काम कैसे ये करते थे। सिंधु सभ्यता से लगभग 2000 से अधिक मोहरे विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। ये गोलाकार या बेलनाकार होती थी तथा मिट्टी से बनाई जाती थी। व्यापारी लोग इनका प्रयोग अपने माल पर मोहर लगाने हेतु करते थे। इन मोहरों से हमें सिंधवासियों के वस्त्र, आभूषण, धार्मिक विश्वास, व्यापारिक संबंध आदि की विस्तृत जानकारी मिलती है। एक मोहर में योगी की मुद्रा में आसीन देवता की आकृति भगवान पशुपति यानी शिव जी को कहा गया पशुपति के रूप में पहचानी गई है। यानी एक पशुपति की मूर्ति भी मिली है। आइए देखते हैं पशुपति की मूर्ति। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक शिव जी की एक मूर्ति आपको दिखाई पड़ रही है, एक अपने, और एक नंदी जो कि बैल, आप एक देख पा रहे हैं, एक नंदी के रूप में भी जो है मूर्ति देखने को मिलती है। इसके बाद में यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह की डिज़ाइन वहाँ पे होती रहती थी। ये सब मोहरे थी। सिंधु घाटी के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन कैसा था, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु घाटी के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डालते थे, जो कि निम्न तरह है। पहला, भोजन उनका कैसा था। ये गेहूं तथा जौ लोगों के लिए खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त वे दूध, मांस, मछली, फल आदि का भी सेवन करते थे, यानी वे लोग मांसाहारी भी थे। आगे अगर हम बात करें तो वस्त्र एवं आभूषणों की अगर हम बात करते हैं, वस्त्र एवं आभूषण की अगर बात करें तो उत्खननों से बड़ी संख्या में प्राप्त तकवे ये सूचित करते हैं कि कपड़ा बुनने के लिए सूती तथा ऊनी धागों का प्रयोग होता था। सभी पुरुष एवं उस स्त्रियां धोती तथा शाल, चादर पहनते थे। स्त्रियां गले का हार, चूड़ी, बाजूबंद, कान के झुमके, चांदी, हड्डी, पत्थर, हाथी दांत, कौड़ियों आदि से बने कमर बंद वो पहनती थी। पुरुष भी कानों में झुमकियां तथा बाजूबंद धारण करते थे। अगर थोड़ा सा हम इसके राजनीतिक संगठन की बात करें, पॉलिटिकल व्यू में आपको लेके चलें, तो हमें हड़प्पा के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, किंतु यदि सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रित सत्ता के बिना संभव हो ही नहीं सकती। जिस हिसाब से वे लोग अपने आप को केंद्रित यानी केंद्र, सेंट्रल और स्टेट में उनका एक पॉलिसीज उनकी डिवाइड थी, यदि हड़प्पाई सांस्कृतिक अंचल को राजनीतिक अंचल में भी समझा जाए तो इस उपमहादेश ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी। इस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि ये लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। किसी भी स्थान का, किसी भी देश का, किसी भी संस्कृति का, किसी भी सभ्यता में अगर रूल नहीं होगा तो वह सभ्यता, वह संस्कृति बहुत दिनों तक चल नहीं पाएगी। लेकिन यह सभ्यता 600 वर्षों तक चली, तो थोड़ा सा तो हमें अपने एक मन में एक आइडिया लाना चाहिए कि ये पॉलिटिकल व्यू, पॉलिटिकल संरचना के दायरे में रह के काम करते थे। मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक भवन नहीं मिला है।
इसका अपवाद विशाल स्नानागार हो सकता है, जिसका उपयोग नहाने धोने, शुद्ध या सफाई के लिए किया जाता था। हड़प्पा अंचल में धार्मिक विश्वासों और आचारों में एक रूपता नहीं है, इसलिए यह सोचना गलत होगा कि हड़प्पा में पुरोहितों का वैसा ही शासन था जैसा कि निचले मेसोपोटामिया के नगरों में था। ऐसा संकेत मिलता है कि उत्तर हड़प्पाई अवस्था में गुजरात के लोथल में शायद अग्नि पूजा की परंपरा चली, किंतु इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर था, यानी व्यापार की तरफ जितना उनका ध्यान था। और हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथ में था, यानी जो व्यापार, जो वैश्य थे, उनके हाथ में था। ध्यान रहे कि सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव है, यानी यहाँ पे अस्त्र शस्त्र बहुत कमी मिलेगा, मारपीट जैसा कोई माहौल वहाँ पे नहीं दिखता। अब अगर थोड़ा सा हम आपको पीपीटी की तरफ लेके चले तो ये देखिए, ये इनकी बाजूबंद वगैरह थे, ये हार थे, आप चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। ये सब हार थे गले के, ये आभूषण, ये गले में पहनने वाला, कमर में बाजूबंद लटकाने वाला। अब इनके ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें, इनके व्यवसाय की बात करें, सिंधु घाटी के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, यानी वे फार्मिंग पे बहुत ध्यान देते थे। वे बाढ़ के जल से खेतों को सींचते थे। उनके गांव तथा खेत भी नदी तट के निकट होते थे। उन लोगों ने बाढ़ के जल को नियंत्रित करने के लिए तथा बांध तथा तटबंध भी बने, यानी बांध भी बनाया था उन्होंने, यानी वो पानी को स्टोर भी करते थे, यानी स्टोरेज वाली भी उनके पास व्यवस्था थी, यानी बांध बना के वो पानी का स्टोरेज करते थे, भंडारण करते थे। वे गेहूं, जौ, सरसों, तिल, कपास, मोटे अनाज, सब्जियां आदि उगाते थे। कालीबंगा के उत्खनन से ज्ञात होता है कि यहाँ कृषि का प्रारूप वैसा ही था जैसा कि आज प्रचलित है। बर्तन बनाना, लोहा गिरी, कताई बुनाई आदि अन्य व्यवसाय भी इनके थे। अब थोड़ा सा हम ट्रेड की बात करें, व्यापार किस हिसाब से होता था, तो आइए हम देखते हैं व्यापार का तरीका क्या था, मैनर क्या था। देशी तथा विदेशी व्यापार बहुत उन्नत था। मेसोपोटामिया से प्राप्त सिंधु घाटी की मोहरों से यह प्रमाणित होता है कि सिंधवासी मेसोपोटामिया के लोगों से व्यापार करते थे। गुजरात में लोथल स्थान पर बंदरगाह के अवशेष सामुद्रिक व्यापार के सूचक हैं। सिंधवासी दक्षिण भारत, बलूचिस्तान तथा फारस, जो कि आज का ईरान है, यहाँ तक व्यापार होता था। टिन, तांबा, सोना, चांदी, इमारती लकड़ी तथा मूल्यवान रत्न व्यापार की प्रमुख वस्तुएं थी। स्थलीय व्यापार में बैलगाड़ियों तथा जलीय व्यापार में नावों का प्रयोग होता था। इतनी सारी चीजें थी। अब हम इनके मनोरंजन के साधन की बात करें तो मनोरंजन ये किस प्रकार से करते थे अपना। सिंधवासी चौपड़ के बहुत शौकीन थे। ये क्वेश्चन आता है किस खेल को ज्यादातर वो प्रेफर करते थे, तो चौपड़। संगीत और नृत्य में भी बहुत उनकी रुचि थी। टेराकोटा के अनेक खिलौनों से यह संकेत मिलता है कि बच्चों के आमोद प्रमोद में पर्याप्त रुचि रखते थे, यानी बच्चों के साथ वो टाइम अच्छा खासा वो स्पेंड करते थे। अब इनके हम पुरुष देवता की बात करें, सिंधु घाटी के पुरुष देवता कौन थे, थोड़ा सा इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पुरुष देवता एक मोहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सींग है। वह एक योगी की ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले बैठा है, यानी पद्मासन लगाए। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा बना हुआ है। आसन के नीचे एक भैंसा है और पांव पर ही 2 हिरण है। मोहर पर चित्रित देवता की पशुपति महादेव बताया गया। उनको पशुपति महादेव, जैसा कि अभी हम पीछे दिखा चुके हैं आपको चित्र के माध्यम से, पर यह संदेहपूर्ण लगता है क्योंकि सींग वाले देवता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी पाए गए। निसंदेह हम लिंग पूजा का भी प्रचलन पाते हैं, जो कालांतर में शिव की पूजा के गहन रूप से जुड़ी हुई थी। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि
अनेकों प्रतीक दिखाई पड़ते हैं। संभवतः ये पूजा के लिए बने थे। ऋग्वेद में लिंग पूजक अन्यार जातियों की चर्चा है। लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट विधि माने जाने लगी। थोड़ा सा हम इनकी सोसाइटी के लेकर चर्चा करेंगे। सोसाइटी की अगर हम बात करें इनके, तो सिंधु घाटी में समाज में 3 प्रमुख वर्ग थे। पहला वर्ग था जो शासक वर्ग दुर्ग में रहता था। इसमें धनी व्यापारी एवं उच्च पुरोहित सम्मिलित थे। द्वितीय वर्ग में छोटे व्यापारी, शिल्पी तथा कारीगर आते थे। वे नगरों के निचले भाग में रहते थे। और तीसरे वर्ग में श्रमिक तथा कृषक आते थे। श्रमिक नगर के बाहर छोटी झोपड़ियों तथा शिविरों में रहा करते थे। अब राजनीतिक संगठन की थोड़ी सी चर्चा कर लें। सिंधु सभ्यता में एक शासक या राजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। नगर का प्रशासन समृद्ध व्यापारियों तथा पुरोहितों के एक वर्ग के द्वारा होता है। यह एक प्रकार के नगर पालिका संगठन जैसा था, जो सफाई की व्यवस्था, व्यापार नियंत्रण, कर संग्रहण, कानून एवं व्यवस्था बनाने में संलग्न रहता था। इस व्यवस्था की तुलना अल्प जन शासन से की जा सकती है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि सिंधु घाटी में नए लोगों का आगमन कैसे हुआ। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्थाओं में कुछ बाहरी औजारों और मृदु भांड पाए गए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी में बाहर के लोग धीरे धीरे प्रवेश करने लगे थे। मोहनजोदड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा और अशांत के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। आभूषणों की निधियां स्थान स्थान पर गड़ी मिलती हैं और एक स्थान पर आदमी की खोपड़ियों का ढेर मिलता है। मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतहों पर नई किस्म की कुल्हाड़ियां, छुरे और पसलीदार और सपाट चूल वाली छुरियां देखने को प्राप्त होती हैं। नए प्रकार के मृदुभांड बलूचिस्तान के कुछ स्थल पर भी पाए मिलते हैं। पंजाब और हरियाणा के कई स्थलों पर लगभग 1200 ईसा पूर्व में हड़प्पा का उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। अब इनकी समस्या के बारे में बात करें कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। लगभग 4000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के अंतर्गत चोलिस्तान की मरुभूमि में हकरा नदी के इलाके में हड़प्पा संस्कृति के पहले की अनेक कृषक बस्तियां मिलती हैं। लेकिन कृषक बस्तियां मृदुभांड एवं नवपाषाण युग में सिंधु घाटी की किनारे बलूचिस्तान के पूर्वी छोर पर लगभग 7000 ईसा पूर्व में प्रकट हुई। इस समय वह लोग बकरियां, भेड़ और मवेशी पालने में बिजी रहते थे। थोड़ा सा इनके पतन की अगर हम चर्चा करें, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह नगर 9 बार नष्ट हुआ तथा पुनः बसाया गया। हड़प्पा, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल आदि नगरों में भी धीरे धीरे नष्टता आती गई। हड़प्पा संस्कृति अचानक नष्ट हुई, किंतु इसके विनाश में कई सौ वर्ष समय लग गया। विभिन्न स्थानों पर संस्कृति के कारण भी भिन्न थे। सिंधु नदी की इस सभ्यता का विचार भयंकर बाढ़ के कारण हुआ, जबकि सरस्वती नदी की घाटी में नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण जल की कमी से यह सभ्यता पूरी तरह से नष्ट होने लगी। यह भी कहा जाता है कि आर्यों के आक्रमणों से तत्कालीन सिंधु सभ्यता का लोप हो गया। अब सिंधु सभ्यता के लोगों की देन क्या थी, इंपॉर्टेंट है, भी आप लोग पढ़िएगा। सिंधवासी शांत प्रिय और प्रकृति प्रेमी लोग थे। नगर नियोजन, जल निकासी, स्नानागार, बंदरगाह आदि उनकी अनुपम देन है, जो कि हम आज के टाइम में भी चला रहे हैं। उनकी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण कला भी अत्युत्तम थी। उन्होंने विश्व को प्रथम नगरीय सभ्यता प्रदान करी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी। तो इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हमारे सामने ये प्रश्न का एक उत्तर है कि थोड़ा सा अगर हम वैदिक संस्कृति में आपको लेके चलें, तो वैदिक संस्कृति ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सिविलाइजेशन ग्रामीण सभ्यता थी। तो कहीं कहीं पे हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी ग्रामीण सभ्यता का थोड़ा थोड़ा रुख हमें देखने को प्राप्त होता है।
तो देखते हैं कि क्या कह रहा है ये पीपीटी में हमने बनाया है जिस हिसाब से। कभी कभी हड़प्पा संस्कृति को ऋग्वैदिक कहते हैं, लेकिन इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। नियोजित नगर, शिल्प, वाणिज्य और ईंटों की बनी बड़ी बड़ी संरचनाएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं हैं। ऋग्वेद में ये विशेषताएं नहीं है, जैसा कि आप आगे देखेंगे। प्रारंभिक वैदिक जन कृषि के साथ पशुपालन करते थे, वे ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। प्रारंभिक वैदिक जन हड़प्पा संस्कृति के प्रायः संपूर्ण क्षेत्र में रहते थे, लेकिन वे लोग अफगानिस्तान में भी रहते थे। अगर आगे हम बात करें कि हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व नगर अवस्था 2500 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक बनी रही। जो हड़प्पा संस्कृति थी, इसमें राजनैतिक सिद्धांत का एक उल्लेख मिलता है, जिसके अंतर्गत एक पहलू निकल के सामने आता है कि हड़प्पा संस्कृति काफ़ी दिनों तक मजबूत ऐसे ही अडिग बनी रही, जबकि वैदिक पीरियड बहुत दिनों तक अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पाई। हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व नगर व्यवस्था 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक बनी रही, लेकिन ऋग्वेद का काल लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा संस्कृति के लोगों और वैदिक लोगों का बिल्कुल मेलजोल नहीं था, और कुछ अगर हम बात करें तो इनमें समान वनस्पतियों और पशुओं की जानकारी थी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के लोगों को गेहूं, तिल और मटर की भी जानकारी थी। तो इसी सब पहलू को सोचते हुए हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल यानी वैदिक पीरियड जो थी, वैदिक सिविलाइजेशन जो थी, वो हड़प्पा कालीन सभ्यता के पहले की थी। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में तो हम गेहूं, तिल और मटर जैसी खेती हम कर पा रहे थे, लेकिन वैदिक पीरियड में केवल जौ का उल्लेख मिलता है, जो कि ऋग्वेद में मिलता है। हड़प्पा संस्कृति के लोग गैंडा से परिचित थे, लेकिन ये वैदिक लोगों के लिए अज्ञात था। बाघ के साथ भी यही बात है। वैदिक जन के मुखिया अश्व सवार होते थे। यही कारण है कि इस पशु का ऋग्वेद में 215 बार उल्लेख हुआ है, लेकिन हड़प्पा नगरवासियों को घोड़ों की जानकारी शायद ही थी। इस पे भी कोई खास सबूत हमें नहीं प्राप्त हुए। हड़प्पाई मृण मूर्तिकाओं में हाथी मिलता है, लेकिन प्राचीनतम वेद में ये घोड़े की तुलना में महत्वहीन है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों का लेखन कला ज्ञात थी। उनकी लिखाई को, जिसे सिंधु लिपि कहते हैं, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के लोगों की भाषा के बारे में हमें स्पष्ट अनुमान नहीं है, लेकिन प्रारंभिक वैदिक जन हिंदी आर्य भाषा बोलते थे। उसके भिन्न भिन्न रूप अभी भी दक्षिण एशिया में प्रचलित हैं। तो ये सब चीज़ें हम जान पाए कि हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में क्या डिफरेंस था और क्या इसमें समानताएं थी। ये चीज़ें हम इस पीपीटी के माध्यम से समझ पाए। अब आगे हम देख के आपको चलते हैं, इनके कालक्रम के बारे में हम देखते हैं कि कब कौन सा कालक्रम आया है। तो कालक्रम के बारे में अगर हम पढ़ें तो 7000 ईसा पूर्व में बलूचिस्तान में प्राचीनतम कृषक बस्तियां मुझे देखने को मिली। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अन्नागारों का अस्तित्व मिला है और कच्ची ईंटों का प्रयोग मिला है। 4000 ईसा पूर्व में चोलिस्तान, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में है, यहाँ पर प्राक हड़प्पाई बस्तियाँ देखने को मिली हैं। 3000 से 2000 ईसा पूर्व में भारी वर्षा की कलावधि और सिंधु तथा सरस्वती नदी में अच्छा जल प्रवाह देखने को मिला है। 2500 ईसी पूर्व की अगर बात करें, ईस्वी की बात करें, 2500 से लेकर 1900 के बीच में परिपक्व हड़प्पा संस्कृति देखने को मिलती है। 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व की बात करें तो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हड़प्पा संस्कृति की अधःपतित अवस्था देखने को मिलती है। 1900 लेकर 1200 ईसा पूर्व की अगर बात करें तो यहाँ पे नगरोत्तर हड़प्पा संस्कृति का उल्लेख मिलता है। और 1800 ईस्वी पूर्व की बात करें, लोथल, जो कि आज गुजरात का इलाका है, यहाँ पर सबसे सर्वप्रथम चावल का प्रयोग देखने को मिलता है। 1700 ईसा पूर्व में यमुना और सतलज नदियाँ सरस्वती नदी को छोड़ती हैं। घोड़ों और बैक्टीरियाई ऊँटों को बलूचिस्तान में उपस्थिति देखने को मिलती है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहादेश
में वैदिक लोगों के उत्तराउत्तर दलों का प्रवेश मिलता है। 300 ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में पक्की ईंटों का प्रयोग और ब्राह्मी लिपि में लिखावट देखने को प्राप्त होती है। अब हड़प्पाई पुरातत्व विभाग के कालक्रम का क्या अनुदेश रहा, ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा संस्कृति की मोहर प्राप्त हुई है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरुआत करी। क्वेश्चन में पूछ लेता हड़प्पा संस्कृति खोज किसने करी, तो दयाराम साहनी ने। 1922 ईस्वी की बात करें तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में सिंधु संस्कृत की खोज करी। ये क्वेश्चन बनता है बच्चों। 1926 से लेकर 1931 तक मोहनजोदड़ो में J.H. मैके के द्वारा अतिरिक्त खुदाई हुई। 1931 में मोहनजोदड़ो में इस तिथि तक खुदाई जारी रही। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, जिसको मृतकों का टीला कहा गया, 3 जिल्दों में प्रकाशित, लेखक जॉन मॉर्सल और अन्य लंदन के जितने भी लेखक थे इसमें मौजूद थे। 1938 ईस्वी की बात करें तो फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो 2 जिल्दों में प्रकाशित हुआ है और लेखक इसके थे E.J.H. मैके। तो इतनी जानकारी हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में मिली। ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में था, जो कि आज इस लेक्चर में हम लोग देख पाए हैं। आगे हम इसके क्वेश्चंस करवाएंगे। क्वेश्चंस हमारे होंगे, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो उस क्वेश्चंस में जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। मैं हूँ आपका दोस्त जसवंत पाठक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नए सेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।